नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम करने वाले हैं जो हमारा पार्ट 1 था, ठीक है? उसके बारे में यानी स्थानीय स्वशासन का जो इतिहास वगैरह रहा था तो उसके उससे संबंधित कह सकते हैं कि टॉप लगभग मैंने इस सीरीज़ में लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो एक वीडियोज़ में लगभग मैं 50 क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा, ठीक है? इस तरीके से। तो लगभग आपके कुल मिला के कह सकते हैं कि 6 वीडियोज़ में केवल केवल पार्ट 1 के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? तो इससे क्या रहेगा ना कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक? तो सबसे पहले अगर बात करें जस्ट अ सेकंड यार। ठीक है? तो सबसे पहले अगर बात की जाए, तो पहला क्वेश्चन है और स्टार्ट करने से पहले बता दूँ अगर भाई आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफ़िनेटली भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और क्योंकि मैं बार-बार बोलता नहीं हूँ और वीडियोज़ को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बस चलो चलते हैं आगे। बात करते हैं निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? देखिए, हालाँकि उत्तर सामने दिए गए हैं पर आपको उत्तर नहीं बल्कि स्वयं के साथ में आपको ईमानदार होना पड़ेगा और स्वयं की मेहनत के साथ में बिना उत्तर को देखे आप इसका आंसर लगाएँगे। तो स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं कि किसको स्थानीय स्वशासन का या कह सकते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का जो मैग्ना कार्टा था वो किसको बोला गया है? स्थानीय स्वशासन का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में लॉर्ड रिपन प्रस्ताव लेके आए थे, ठीक है? तो वही यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर भी। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में वर्ष 1982 में लागू किया। गाँव और जिला स्तर पर शासन को स्थानीय स्वशासन कहते हैं तथा इससे आशय ये है, ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकें व प्रशासक की निर्णायक भूमिका अदा कर सकें, ठीक है? हालाँकि ये इस तरीके से सीरीज़ चल रही है ऊपर से नीचे की ओर, मैं साथ के साथ में इस तरफ से चल लेता हूँ, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन हो जाता है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है कि यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासनिक प्रयोजन का तथा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो स्थानीय स्वशासन जो होता था वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का हो जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर फैला होता है, ठीक है? तो इसको कह सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। अगले चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड मैकानले ने या लॉर्ड रिपन ने? तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड रिपन ने ही 1882 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा बोला गया है और ये पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया था और ये प्रस्ताव लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन स्थानीय शासन का जो जनक है वो किसको बोला गया है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को बोला गया है। बात करें सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या फिर राजनेताओं की? तो ये जरूरत पड़ जाती है आपको स्थानीय जनता की। जो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी कोई विकास वगैरह हो रहा है तो फिर अगर कोई कार्य संचालित होता है उसके सामान्य सी बात है कि अगर केंद्र की तरफ से कोई व्यक्ति भेजा जाएगा तो वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा जब तक जो स्थानीय जनता है वो समर्थन ना करे या वो सहायता ना करे। तो कुल मिला के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जो जनता होती है वो पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो सके तथा ग्रामीण में की समस्याओं का समाधान यही सही समय तक संभव हो जाए। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का या फिर ये सभी का? तो सामान्य सी बात है, स्थानीय स्वशासन का मतलब ये है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि ठीक है, और इसमें लोगों की हिस्सेदारी हो ये भी है तथा सबका विकास हो ये भी है। तो कुल मिला के आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सभी। तो स्थानीय स्वशासन में के विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था तथा सहभागी सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास भारत में पंचायती राज इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात के अगले क्वेश्चन के बारे में तो बात करते हैं कि किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं कि भारत का जो शासन अधिनियम था यानी 1919 में जो
मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मेंटेग्यू चेम्स्फू सुधार आया था, तो उसके तहत जो स्थानीय स्वशासन था, इसके जो विषय थे, इनको राज्यों के कह सकते हैं एक प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। तो वही बात करते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, यानी कि लॉर्ड मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो भी था, मतलब प्रोनाउंसिएट नहीं हो पा रहा, बट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था। वहीं 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया और आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को, वही बात की जाए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया और आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश में 55, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि 2 अक्टूबर 1952 को देश में 55 विकास खंडों और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। वहीं बात करें अगर वर्ष 1992 में संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संशोधित करके भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। हालांकि आपका क्वेश्चन क्या था कि किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था। हालांकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात की जाए कि 1992 अगर आ जाता तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि 1992 के तहत ही रखा गया था, पर ध्यान रखेंगे कि हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया था स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले, तो वो हो जाता आपका 1919 में, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए 1909 में, तो 1909 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भी जो हमारे लीडर थे कांग्रेस के, उनको ये आभास हुआ था पहली बार कि स्थानीय स्वशासन की नींव रखी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें किसने यह विचार प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, यानी कि कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो जाता है इस, ये बन सकता है क्वेश्चन कि ये किसका विचार था कि प्रत्येक जो गांव है वो पंचायत का गणराज्य रहेगा। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम एन रॉय या फिर महात्मा गांधी। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ही थे, वो पहले और आखिरी व्यक्ति थे जो पंचायतों के लिए लड़ते रहे, और इनका ही ये कथन था कि जो भारत है, असली भारत तो गाँव में निवास करता है। ये भी सॉरी जो असली भारत है वो गांव में निवास करता है, ये महात्मा गांधी जी का ही कथन था, ठीक है। तो ये भी विचार महात्मा गांधी जी ने ही प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य रहेगा, तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने यह विचार प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, और इसकी इनकी ग्राम विकास का अवधारणा के में ग्राम सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन को, राजनीतिक दलों को या फिर चुनाव को? तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा लोकतंत्र की जो प्रथम पाठशाला है वो स्थानीय स्वशासन को माना जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक इतना पढ़ चुके तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आंख बंद करके मतलब कि कह सकते हैं कि अपने ईमानदारी से बताइएगा ये क्वेश्चन कि शहरी विकेंद्रीकरण आयोग का जो स्थापना किया गया था वो कब की गई थी? 1906 में, 1909 में या फिर 1905 में या फिर 1907 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड वो एक कह सकते हैं कि हॉब हाउस की अध्यक्षता में शहरी विकेंद्रीकरण आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। और इसने 1907 में ही अपनी रिपोर्ट भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रस्तुत की थी। तो शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में की गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इस आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड हॉब हाउस, ठीक है। और ये 5 अन्य सदस्य थे, मतलब कि एक कह सकते हैं कि अध्यक्ष थे हॉब हाउस, और इसके इनके अलावा 5 अन्य सदस्य थे। और आयोग का मुख्य कार्य था विकेंद्रीकरण करके अथवा ना करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता है या नहीं, इस बात का पता लगाना। तो ध्यान रखेंगे शहरी विकेंद्रीकरण आयोग के कह सकते हैं कि अध्यक्षता के निर्माण के लिए जो समिति बनी थी उसका उसका अध्यक्ष कौन था? तो वो थे हॉब हाउस, ठीक है। और इस आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1907 में हुई थी, ठीक है। वहीं बात की जाए अगर चोलकालीन ग्रामीण संस्था यानी कह सकते उर, मैंने आपको बताया था कि चोला राजाओं के समय पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उस समय भी थी। तो उर की कार्य समिति थी उसको क्या बोला जाता था, मतलब क्या कहा जाता था उर को? आलू गड़म, गड़म, या ए और सी दोनों, सॉरी ये यहाँ पे ए और बी रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो उर थी उसको गड़म भी बोला जाता था और आलू गड़म भी बोला जाता था, मतलब ये दक्षिण भारतीय भाषा है। तो उर चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई है। उर की कार्यकारिणी को जो कार्यकारिणी
कार्य समिति थी, ठीक है, उसको आलूगड़म या फिर गड़म कहा जाता था और यह गैर ब्राह्मणों की सभा थी तथा इसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। वहीं अगर ब्राह्मणों की सभा की बात की जाए तो ये ब्राह्मणों की जो कह सकते हैं ग्रुप था उसका, उसको महासभा बोला जाता था, ठीक है, महासभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, यानी कि किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा जो घोषणा की गई थी उसमें यह बोला गया था कि ब्रिटिश सरकार की जो नीति है उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना, यानी कि इसी के तहत इन्होंने कह सकते हैं कि स्थानीय शासन को उनके प्रांतों में विभाजित कर दिया था। तो वो कौन थे? मॉन्टेग्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोलकालीन ग्रामीण सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बारियम, यानी कि चोलकालीन जो सभा या महासभा थी इसकी कार्य समिति को बारियम कहा जाता था। तमिल में इसका अर्थ होता है आय, इसका अर्थ जो होता है वो आय होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बारियम का अर्थ होता है आय, मतलब कि तमिल भाषा में। बारियम कार्य समिति के सदस्यों को बारिय पेरू मक्कल कहा जाता है। परांतक प्रथम के परांतक प्रथम ये मतलब कि चोल साम्राज्य के राजा रहे थे, तो परांतक प्रथम के उत्तर मेरु लेख में ये उत्तर मेरु लेख का नाम है बारियम, यानी कि कह सकते हैं कि कार्य समिति के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी योग्यताएं बताई गई हैं। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि चोलकालीन व्यवस्था में कि किस लेख में पंचायतों से संबंधित या कह सकते हैं कि सदस्यों के निर्वाचन संबंधी योग्यताएं दी गई, तो कौन सा लेख रहेगा? वो उत्तर मेरु लेख रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। उत्तर मेरु लेख रहेगा, बारियम कार्य समिति रहेगी बारियम, ठीक है। और बात की जाए कि वह जो लेख था वो किसका था? वो परांतक प्रथम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्थानीय शासन की क्षेत्र प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो स्थानीय प्रशासन की क्षेत्र प्रणाली का ग्रंथ जो वर्णन है वो रामायण कालीन जो ग्रंथ है उसमें भी है, महाभारत कालीन ग्रंथ है उसमें भी है। वहीं अगर बात की जाए अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें भी है, तो उपरोक्त सभी में है, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की कि किस अभिलेख ने चोलकालीन स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है? तो मैंने अभी आपको बताया था उत्तर मेरूर अभिलेख जो था उसमें इसकी जानकारी मिलती है और ये किस राजा का है? ये परांतक प्रथम का है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर मेरूर अभिलेख है जिसमें चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो चोल सम्राट परांतक के शासन में 12वें व एवं 22वें वर्ष, ध्यान रखेंगे 12वें एवं 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तमेरूर अभिलेखों में चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात करते हैं बारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? ये चोलकालीन व्यवस्था के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि यानी कि चोलकालीन में जो पंचायत के जो सदस्य रहते थे, यानी कि जो सभा और महासभा के सदस्य होते थे, उनका चुनाव करने के लिए उन प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका 30 वार्डों में। ध्यान रखेंगे कि बारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था, यानी कि कुल मिला के प्रत्येक गांव से 30 प्रतिनिधि चुने जाते थे, 30, ठीक है। और इस तरीके से कुल 30 सदस्य विभिन्न कार्य समितियों हेतु चुने जाते थे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? ठीक है, तो यानी कि किस अधिनियम में सबसे पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये हो जाएगा 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन के स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी। किंतु वास्तविक रूप में स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1792। ध्यान रखेंगे आप, सॉरी 1793, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ऊपर वाला जो कंटेंट था उसमें ये क्वेश्चन कुछ नहीं आ पाए थे, चाहे चोल समय से संबंधित क्वेश्चन रहे हो या फिर ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बात करते हैं चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? मैंने आपको बताया था चोल कालीन में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये सभाएं थी उर सभा और नगरम, ठीक है। उर सर्वसाधारण लोगों की सभा थी, सभा या फिर महासभा ब्राह्मणों की या वयस्क ब्राह्मणों की सभा थी। वहीं नगरम की अगर बात की जाए तो ये व्यापारी समुदायों की प्रशासनिक या प्रशासकीय सभा थी, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उर सभा और नगरम, और नॉर्मल लोगों की सभा थी। सभा जो थी वो ब्राह्मणों की
ग्रुप था, या कह सकते ब्राह्मणों को जो पंचायत होती थी वो थी, और नगरम की बात की जाए तो वो व्यापारी लोगों की जो कह सकते ग्रुप था उसका सीन था वो, ठीक है। वहीं बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आधुनिक नगर पालिकाओं और कार्य और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ था, यानी कि आधुनिक जो नगर पालिकाएं और पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका जो विकास हुआ था वो किस काल में हुआ था। तो डेफिनेटली अगर बात की जाए महाजनपद काल की थी, हालांकि इस समय पे थी, मतलब नगर पालिका पंचायती राज व्यवस्था उस समय थी, लेकिन आधुनिक की बात कर रहा है ये, आधुनिक यानी कि जो वर्तमान में स्थित है, तो वर्तमान में ना महाजनपद काल रहेगा ना ही मुगल काल रहेगा। और मुगल काल में तो खैर आपको पता ही होगा कि ये तो समाप्ति हो चुका था यहाँ पे तो सारा कुछ। तो आधुनिक के बारे में अगर बात की जाए तो ये हो जाता है आपका ब्रिटिश काल में, ठीक है। तो बात करते हैं आधुनिक नगर पालिकाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं का जो विकास हुआ था वो ब्रिटिश काल में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है कि सर्वप्रथम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कि किस स्थान पे नगर पालिकाओं के लिए जो पहला प्रयास किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, वो ब्रिटिश काल में 1687 में 1687 1687 1687 इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे आप। 1687 में मद्रास को पहला नगर निगम बनाया गया था, ठीक है, सॉरी नगर पालिका बनाया गया था, ध्यान रखेंगे। बात की जाए चोर काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी, तो नगरम मैंने आपको बताया ये व्यापारियों की सभा थी, ठीक है। और आमजन की जो सभा थी वो हो जाती है उर, और ब्राह्मणों की तो सभा सभा ही रहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में आगे कुछ फैक्ट इसमें लिखा है तो देख लेते हैं। चोल काल में नगरम व्यापारिक तथा व्यावसायिक तथा व्यापारिक समुदायों की प्रशासनिक संस्था थी। नगरम का उल्लेख चिदम्बरम से प्राप्त एक अभिलेख में ग्राम सभा की प्रथम प्रशासनिक इकाई के रूप में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नगरम का जो उल्लेख है, क्वेश्चन इस तरीके से आ भी सकता है, मैं आपको पूरा अंदर तक निचोड़ के बता रहा हूँ कि ग्राम सभा का जो कह सकते हैं कि किस अभिलेख से ये बात प्राप्त हुई है कि ग्राम सभा का जो प्रथम इकाई या प्रथम प्रशासनिक इकाई नगरम था चोल काल में, तो वो हो जाएगा आपका चिदम्बरम अभिलेख, ठीक है, चिदम्बरम से प्राप्त अभिलेख, ध्यान रखेंगे। और जो उसका जो वो वाला अभिलेख था यानी उत्तर मेरु अभिलेख, जिसमें चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी, तो विजयनगर साम्राज्य में मैंने आपको बताया था नाडु, नाडु यानी कि तमिलनाडु से मैंने आपको रिलेट करके बताया था। तमिलनाडु यानी कि पूरे जो ग्रामीण शासन की जो एक कार्यकारी जो संस्था थी वो नाडु हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था। तो विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडु थी तथा इसके सदस्यों को नात नातवार कहा जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि नाडु के सदस्य जो रहे थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में जो पंचायत के जो सदस्य होते थे उनको नातवार कहा जाता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण के बाहर नहीं होती थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मौर्य काल में नगर प्रशासक कौन होता था, तो मौर्य काल में अगर नगर प्रशासक की बात की जाए तो वो नागरक हो जाता था, ठीक है। वही बात अगर फैक्ट पे चलते हैं तो मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाएं चलाती थी। नगर का प्रमुख जो होता था वो नागरक कहलाता था। मेगस्थनीज ने अपने द्वारा दिए गए विवरण में पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी, ठीक है। ये मेगस्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो, ठीक है, उसके जो प्राप्त अभिलेख हैं उनमें ये बात की चर्चा है कि जो पाटलिपुत्र की जो नगर सभा थी वो 6 उप समितियों में विभक्त थी, और प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे, यानी कि 6 पंचे 30, तो ये सीधे सीधे ही हो गया। और 30 सदस्यों का सीट मतलब कि 30 वार्ड एक गांव में बनते, यही चोल साम्राज्य में भी मैंने आपको पीछे में बता रखा है, ठीक है। बात की जाए वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था, तो ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी सिंपल सी बात है ग्रामीण ही रहेगा, मैं कई बार आपको बता रखा है। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामीणी बोला जाता था। ग्रामीणी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वह गांव का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधी हुआ करता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे कि मौर्य शासन काल में ग्राम अधिकारी कौन होता था, तो मौर्य शासन काल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे ग्रामिक हो जाता था। मैंने आपको बताया था कि नाम बदल गए हैं लेकिन कुछ उनका जो कार्य था वो सेम ही था, बस कुछ नाम बदल गए थे, ठीक है। तो मौर्य काल में जो अधिकारी होता था वो हो जाता था ग्रामिक, और वैदिक काल में ग्रामणी, ठीक है। तो मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी कि कह सकते हैं कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें ये पता चलता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था, यानी कि जो राजा होता था वो बहुत कम हस्तक्षेप करता था। शासन की सुविधा के लिए प्रांतों के उप विभाग बनाए गए थे जो इस प्रकार थे: जनपद, जनपद के बाद द्रोणमुख और खारवटिक तथा ग्राम, इस तरीके से। और ग्राम का जो अधिकारी होता था वो ग्रामिक कहलाता था, ठीक। आई होप क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो मुंबई नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, हालांकि ये तो
ऊपर नहीं बताया तो इसकी अगर बात की जाए तो 1726 में मुंबई नगर निगम की स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात की जाए मैंने आपको अभी बताया था कि जो पहला प्रयास किया गया था ब्रिटिशों मतलब कि अंग्रेजों द्वारा, वो किया गया था 1687 में, जो मद्रास को नगर निगम बनाया था। ठीक है, 1787 यही था ना। हाँ, 1687 में। कहाँ गया? हाँ, 1687 यही था। तो 1687 में सबसे पहले मद्रास को एक तरीके से कह सकते हैं नगर निगम की स्थापना की गई थी। वहीं अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई को 1726 में नगर निगम बनाया गया था। ध्यान रखेंगे आप। ये अरे यहाँ पे भी तो लिखा था ऊपर, विजुअल में ढूंढ रहा था। मुंबई नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई थी। वहीं अगर बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी, जिसे स्वायत्त शासन का प्रारंभ माना जाता था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए कि मुंबई नगर निगम की स्थापना 1726, मुंबई नगर निगम की स्थापना 1726 यानी कि 1726। ठीक है, मुंबई नगर निगम 1726 में हो जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए मद्रास नगर निगम की, तो वो उससे भी पहले यानी 1687 में क्लियर हो चुका था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो स्थानीय सरकार का जो संबंध होता है, क्या होता है स्थानीय सरकार का? स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से, इनमें इनमें सभी से। तो सिंपल सी बात है, जो स्थानीय सरकार थी स्थानीय जनता की ही होती है, स्थानीय विषयों से संबंधित होती है, क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि किस लेवल पे क्या सब्जेक्ट है, कि किस विषय को सुलझाना चाहिए। स्थानीय समस्याएं वही हो जाती, तो ये सभी से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो बंगाल में 1870 में ही पारंपरिक ग्राम पंचायती प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। 1870 का जो बंगाल का चौकीदारी अधिनियम आया था, ठीक है, तो बंगाल का जो चौकीदारी अधिनियम आया था 1870 में आया था, और इस अधिनियम के तहत ही बंगाल में पारंपरिक ग्राम पंचायत प्रणाली की मतलब कह सकते हैं कि नींव रख चुकी थी। तो जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया गया था। आगे चलते हैं, निम्न में से किस काल में स्थानीय सुशासन के महत्व कुछ कम हो गया था? वो सिंपल सी बात है, आपको जो राजपूत इरा आई थी, यानी कह सकते हैं कि राजपूत काल में स्थानीय सुशासन का महत्व बहुत हद तक कम हो गया था, क्योंकि राजपूत काल में विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था थी। इस विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था का जो आधार था, वो एक तरीके से कह सकते हैं डिवाइडेशन हो चुका था, सामंतवाद हो चुका था, जिसके कारण स्थानीय सुशासन व्यवस्था का विकास नहीं हो सका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, की गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता? तो ग्राम सभा को मध्य भारत में, ठीक है, सॉरी, गुप्त काल में ग्राम सभा को ध्यान रखेंगे कि गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? तो ग्राम सभा को गुप्त काल में पंचमंडली बोला जाता था। पंचमंडली यानी कि 5 लोगों की जो मंडली होती थी, उस वो बोला जाता है। यानी गुप्त काल में ग्राम सभा को भारत में पंचमंडली कहा जाता था। ग्राम का जो सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक होता था या महत्तर होता था, उसकी सहायता के लिए ग्राम पंचायत होती थी, जो अपने अधिकार क्षेत्र के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। और ये कह सकते हैं इसको पंचमंडली बोला जाता, पंचों की मंडली। अगला क्वेश्चन, कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? यह भूमिकर का संग्रह करती थी, डेफिनेटली इसका ये कार्य था। मंदिरों के रखरखाव, उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करती थी, डेफिनेटली ये भी इसका कार्य था। मध्यस्थ मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा की कार्य में सहायता प्रदान करना, तो मध्यस्थ नाम का एक कर्मचारी था, ये ग्राम सभा की जो कार्य होते थे उसमें सहायता प्रदान करता था, ये भी इसका कार्य था। वहीं अगर बात की जाए ग्राम का की जो भूमि था, उसका सर्वेक्षण ये ग्राम सभा नहीं करती थी। ठीक है, इसका जो कार्य था वो चोल साम्राज्य के जो एक तरीके से कहते हैं उसके द्वारा नियुक्त किया गया एक व्यक्ति होता था केंद्रीय स्तर पर, वो भूमि सर्वेक्षण करता था। ठीक है, यह नीचे लिखा भी है कि चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, यानी कि जो राजा होता था वो एक व्यक्ति को स्पेशली मतलब कि अपॉइंट करता था, जो कि भूमि से संबंधित, उसके वर्गीकरण से संबंधित, उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित ग्राम सभा की कह सकते हैं कि उसका रख रखाव रखता था, यानी कि पूरा बायोडाटा रखता था। लेकिन इसमें अगर कोई चेंजमेंट होता था तो वो ग्राम सभा की अनुमति उसमें आवश्यक थी, अतः ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा का कार्य नहीं था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे, जिनमें से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से नहीं है? देखिए, मुकद्दम मैंने आपको बताया था, मुकद्दम था। चौधरी जो था वो निपटारे के लिए था। वहीं अगर पटवारी की बात की जाए तो ये उसके लिए था, क्या बोला जाता है, वो टैक्स कलेक्शन के लिए पटवारी हुआ करता था। ठीक है, तो कुल मिला के मुगल काल में ग्राम सभा प्रशासन के लिए 3 अधिकारी मुकद्दम, चौधरी तथा पटवारी हुआ करते थे। कोतवाल इनमें शामिल नहीं था, क्योंकि कोतवाल की जो नियुक्ति थी वो नगरों में की जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोतवाल जो हो जाता है उसकी जो पोस्टिंग थी वो सिटी में होती थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे? तो 1920 की अगर बात की जाए तो संयुक्त प्रांत में भी हो चुका था, असम में भी हो चुका था और बंगाल तो डेफिनेटली पहले से ही अंग्रेजों के कब्जे में था ही। तो कुल मिला के 1920 में 1900 1920 में भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसके लिए स्थानीय विषय को हस्तांतरित विषय के तहत रखा गया था। तो 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास तथा पंजाब के में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये स्टेट संयुक्त प्रांत यानी कि अपना जो उत्तर प्रदेश था वो असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब। ठीक है, ध्यान, हालांकि देखिए इस तरफ से अगर एक सिरे से चलें तो बंगाल बंगाल सबसे पहले इस तरफ असम से चले, असम पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, बंगाल पे तो डेफिनेटली अंग्रेजों का कब्जा था ही, बंगाल के बाद में बिहार पे भी कब्जा हो गया था, मद्रास पे तो बहुत पहले से ही कब्जा था। और ठीक है, इस तरीके से इस तरफ बिहार होते हुए संयुक्त प्रांत पे भी कब्जा हो गया था, सॉरी, संयुक्त प्रांत पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और संयुक्त प्रांत के बाद में पंजाब पे भी अंग्रेजों का कब्जा हो। तो इस तरीके से एक जो एक एक स्पेशल एक सिरा था, इस तरीके से कह सकते हैं। अगर भारत का मैप यूं इस तरीके से है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पे अंग्रेजों का कब्जा था। तो इन सभी पे 1920 का जो कह सकते हैं कि अधिनियम था वो वहां तक आते आते जो लोकल लेवल पे कह सकते हैं कि पंचायतें थी, इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि कानून बन चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हो जाता है आपका चोल साम्राज्य से ही संबंधित हो जाता है। वारियम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, ये भी काफी फैक्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेंगे, आप अलग से लिख लेंगे कि वारियम में टोटल मैंने आपको बताया था कि एक गांव में टोटल एक गांव को 30 वार्डों में डिवाइड किया जाता था, हर वार्ड से एक व्यक्ति चुना जाता था, इस तरीके से 30 व्यक्ति हो जाते थे। ठीक है, तो वारियम में जो बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या होती थी, तो जिसमें 12 बुजुर्ग व विद्वानों को वार्षिक समिति के लिए निर्वाचित किया जाता था। तो टोटल इसमें जो बुजुर्ग तथा विद्वान व्यक्ति हो जाते थे वो 12 होते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे वारियम में, और ये वारियम चोलकालीन कह सकते हैं चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में कितने गांव आते थे? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में जो मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उर या ग्राम थी तथा प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में बांटा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य में जो मेला ग्राम था, तो एक मेला ग्राम में 50 गांव आते थे। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेफिनेटली आ सकता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आमदनी के स्रोतों में शामिल है घरों व व्यापारों बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, डेफिनेटली ये है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद व जिला पंचायत से आती है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी है। अगला, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, तो डेफिनेटली ये जो दान वगैरह ये भी पंचायत की आमदनी का ही स्रोत है। तो केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो और तीन, अच्छा केवल एक और दो, केवल दो और तीन, तो ये सारे ही हो जाएंगे ना। तो ऊपर एक सभी अगर ऑप्शन है तो डेफिनेटली ऊपर युक्त सभी। ठीक है, और बात करते हैं अगर विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी इकाई, तो गांव की सबसे बड़ी इकाई की बात की जाए तो ये तो नाडू था ही, मैंने आपको ऊपर बता ही रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि मुगल प्रशासन काल में पटवारी का कार्य क्या होता था? तो पटवारी का कार्य होता जाता था कि ग्राम प्रधान की सहायता करना। ध्यान रखेंगे मुगल प्रशासन में तीन ऑफिसर थे, जिसमें एक मुकद्दम, दूसरा पटवारी और तीसरा एक चौधरी होता था। टोटल मुगल काल में तीन तीन प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, जिसमें मुकद्दम और दूसरा हो जाता है आपका पटवारी और तीसरा चौधरी। चौधरी मतलब कह सकते हैं कि झगड़ों वगैरह को सुलझाने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं पंचों की सहायता से मामलों को निपटारा करता था। और जो पटवारी हुआ करता था वो प्रधान की या कह सकते हैं जो मुकद्दम होता था उसकी सहायता के लिए होता था। वो मुकद्दम तो मुकद्दम था ही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये ग्राम के मुकदमों को, नई मुकदमों को चौधरी सुनता था। और ऑप्शन बे ए केवल ग्राम प्रधान की सहायता करता था, केवल विकल्प ए सही है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव, डेफिनेटली वही सचिव रहता है ग्राम सभा का, और वही पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड का अपना प्रतिनिधित्व चुनाता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। डेफिनेटली इन्हीं को पंचायत सदस्य के बोला जाता है। अगला आ जाता है, सचिव का कार्य ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत बैठक बुलाना तथा पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना। डेफिनेटली ये भी पंचायत सचिव का ही कार्य होता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों का पर यही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की परती भूमि एवं चरागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? तो मुगल
काल में या मुगल शासन व्यवस्था में कह सकते हैं कि जो पड़ती भूमि हुआ करती थी और जो चरागाह मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो सरकारी भूमि हुआ करती थी, ठीक है? तो सरकारी भूमि पे किसका एक तरीके से कह सकते हैं किसका अधिकार तो डेफ़िनेटली यार अगर वर्तमान में भी देखी जाए तो जो गाँव के जो कह सकते हैं कि सरकारी जो भूमि होती है उसमें राज्य सरकार का हिस्सा होता तो वही मुगल काल में व्यवस्था थी कि जो चरागाह भूमि थी या पड़ती भूमि थी, ठीक है? उस पे राज्य का अधिकार होता था, भू राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई थी। और इसमें मालगुजारी से संबंधित 2 अधिकारी होते थे, मुकद्दम तथा पटवारी। पटवारी प्रधान की सहायता के लिए होता था और मुकद्दम डेफ़िनेटली ये सारा कुछ दे लेखा-जोखा करने के लिए होता था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन सँभालता है? तो डेफ़िनेटली यार ग्राम सभा तो सँभालेगी नहीं, ग्राम सभा में तो सब लोग होते हैं, जिला परिषद तो जिला परिषद वो ग्राम पंचायत का क्यों सँभालेगा? खंड विकास अधिकारी या तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ये तो पूरे ब्लॉक का रहेगा तो ग्राम सचिव, ठीक है? अगला क्वेश्चन एक पंचायत के क्षेत्र में आने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? तो एक पंचायत क्षेत्र सदस्य में रहने वाले सभी वयस्कों की जो सभा रहेगी, तो सभी वयस्कों की सभा हो जाती है आपकी ग्राम सभा। और ग्राम सभा में डेफ़िनेटली जो वयस्क है वो 18 प्लस की आयु क्रॉस कर चुका है और इसका वहाँ की जो निर्वाचक नामावली है उसमें नाम भी है तभी ये ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है? मैंने आपको बताया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में तो ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने का जो भी निर्णय है उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? सरपंच, सरपंच नहीं रखेगा, पंच, पंच क्यों रखेगा भाई? ठीक है, ग्राम सचिव का कार्य है इसको मतलब कि कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने सचिव को नियुक्त किया है, सरकारी आदमी सचिव है, तो सचिव ही इसका कह सकते हैं बैठक को बुलाएगा, उसको आहूत करेगा, उसका रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ सचिव ही रखेगा। पंचायत के सदस्यों को पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? ग्राम सभा, तो ग्राम सभा तो पूरी रहती है, पूरी 18 प्लस जो भी रहेंगे एक गाँव में, ठीक है? यानी कि जो रहती है 18 प्लस जो भी है वो ग्राम सभा ही बोला जाता है, इनमें से कोई नहीं तो कोई ऑप्शन वाली बात ही नहीं है। बचा पंच और सरपंच, जो सरपंच तो चुना जाता है, ठीक है? तो ये भी नहीं है पंचायत के सदस्यों को क्या, तो ये फिर डेफ़िनेटली पंच हो जाएँगे, जो पंचों की जो संख्या होती है वो 7 से लेके 17 तक होती है, ठीक है? ध्यान रखें कई क्वेश्चन्स में आया है कि जो एक ग्राम पंचायत में कितने तक सदस्य हो सकते हैं? यही वार्ड ये ऊपर अभी एक क्वेश्चन आया था ना कि वार्ड अध्यक्ष क्या वार्ड वार्ड ये आया था ना वार्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन था कहाँ चला गया यार निकल गया कहीं चलिए कोई बात नहीं तो ये जो वार्ड के जो मेंबर थे यानी कि वार्ड के कह सकते हैं ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनको ही चुना जाता है ये इनको ही पंचायत के सदस्यों को ही पंच बोला जाता है कुल मिला के बस ये और ये 7 से 17 तक इनकी संख्या हो सकती है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगी वो डेफिनेटली आगे कितनी कितनी जनसंख्या पे कितने सदस्य चुने जाएंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा ठीक है बात करते हैं अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा डेफिनेटली ये वाला बात सही है संविधान में दिए हुए हर निर्देशों के आधार पर क्षेत्र के हर राज्य में ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए इसके लिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं नहीं डेफिनेटली पंचायत संबंधी जो कानून है वो हर अलग अलग में कह सकते हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते ठीक है तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पे कंफ्यूजन है क्षेत्र पंचायत समिति क्षेत्र पंचायत समिति तो नहीं बोलते इसको क्या बोलते हैं एक मिनट देख लेते हैं इसको इसका ऑप्शन इसने क्या दे रखा अनुच्छेद 243 बी में भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत मध्य स्तरीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है तो ऑप्शन ना तो ए और ना तो दो डेफिनेटली ये पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है बाकी चलिए इसको छोड़ दीजिए आप ठीक है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 49 नंबर का तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है लोगों शक्तियों के विकेंद्रीकरण का लोगों की भागीदारी का समुदाय तो डेफिनेटली उपरयुक्त सभी का ठीक है अगला क्वेश्चन कि गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन क्या कहलाता है विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है भारत में अतीत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था तो ये तो सारा अतीत में कहाँ हुआ था सत्ता का विकेंद्रीकरण देश में आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण कहाँ आवश्यक है विकेंद्रीकरण में सांप्रदायिकता को रोक तो डेफिनेटली ये भी नहीं तो विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में अधिक लोगों को भागीदारी को सुनिश्चित करता है ठीक है डेफिनेटली आंसर ए हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार की ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं डेफिनेटली एक या एक से ज्यादा गांव शामिल हो सकते हैं तथा ग्राम सभा में वयस्क लोग ही शामिल होते हैं गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हों उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है ये डेफिनेटली सही है तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे
अच्छा, कौन सा कथन असत्य ये बोल रहा है ना, तो ना तो असत्य, तो ये भी सही है, ये भी सही, तो डेफिनेटली आंसर डी। तो सेम इसी तरीके से ऊपर बोला, मैंने यार ध्यान नहीं दिया था। हाँ, इसमें भी यही बोला, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो डेफिनेटली देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेटों ने 4 स्तर पे बना रखी, कुछ स्टेटों ने 2 स्तर पे, कुछ स्टेटों में दिल्ली जैसे में 1 ही स्तर पे लगी, तो इस तरीके से ये भी सही है और ये भी सही, तो डेफिनेटली दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। प्रांतीय विषय जो घोषित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में घोषित किया गया था स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को पंचायत समिति, पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद या जिला पंचायत, वैसे ग्राम पंचायत के ऊपर हो जाती है, क्षेत्र पंचायत के ऊपर हो जाती है जिला परिषद, ठीक है। हालांकि इसने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, बट डोंट वरी, क्योंकि विधान परिषद होगा नहीं, राज्यसभा होगा नहीं, और ग्राम पंचायत तो वैसे ही सबसे नीचे की है, तो इसके डेफिनेटली ग्राम पंचायत के नीचे की तो कोई है ही नहीं, तो जिला परिषद आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें व 74वें संविधान संशोधन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और हाँ, यहाँ पे ये बात एक फैक्ट है कि 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भाग 9 में जोड़े गए थे, तथा 29 विषय जोड़े गए थे 11वीं अनुसूची में, ठीक है। सॉरी, आगे चलते, ग्राम सचिव की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो ग्राम सचिव की नियुक्ति डेफिनेटली यार सरकार द्वारा की जाती है, सरपंच करेगा नहीं, पंच करेगा नहीं, ग्राम सभा करेगी नहीं, तो ये सरकार द्वारा डेफिनेटली की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों द्वारा चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करता है, डेफिनेटली ये सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये पंचायतों से संबंधित है, लेकिन ये नगर पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये नगर पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित नहीं है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित रहेगा, डेफिनेटली किसी पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव करवा लिया जाएगा, ये भी सही, तो ये आपका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 74वां संविधान संशोधन ये नगर पंचायत से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, नगर पंचायत से। आगे बात करते हैं, और इसके नगर पंचायत के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। बात करें पंचायती राज किस विषय में है, तो ये राज्य सूची का सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन था? तो ध्यान रखेंगे बिहार था। और इस संदर्भ में एक बात बता देते हैं कि महिलाओं का 1/3 आरक्षण तो ये डेफिनेटली है ही, और इसके अलावा मतलब कि मिनिमम 1/3 है, मिनिमम, और मैक्सिमम वो राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मतलब कि कह सकते हैं बिहार में 50% हो चुका था महिलाओं का, बाकी कई स्टेट ऐसे जिसमें महिलाओं का 75% तक हो चुका है, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।